हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज मैंने जो 15 साइंस के क्वेश्चन लिया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। और ये 15 क्वेश्चन आपके आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये साइंस के क्वेश्चन खास करके इसी के लिए बनाया। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। YouTube पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? ए माध्य स्थिति पर, बी किनारों की स्थिति पर, सी मध्य और बाएं किनारों की स्थितियों के बीच, या डी सदैव नियत रहती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किनारों की स्थितियों पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। सपोज मान लेते ये दोलन, ये हमारा कोई दोलन है, ये यहाँ तक जाता है और एक यहाँ तक जाता है, ठीक है, और एक ये जो इसकी बीच वाली ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और एक यहाँ पर इस चीज़ की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी, तभी इस प्रकार ये दोलन करते रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो सबसे पहले इसे कोपरनिकस ने सिद्ध किया था, ठीक है। 3 यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो ए जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है फिर बढ़ेगा, बी जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा, सी जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, डी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और फिर बढ़ेगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले अगर यदि जल का 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ है और इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है, तो कब इसकी जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होगी और किस आधार पे ये होगी? तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस में बहुत इसका जो घनत्व होगा कम होगा और धीरे धीरे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये पूरा का पूरा जो है बढ़ जाएगा और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी के कारण है कि जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ बर्फ़ जमती है, नदियाँ में बर्फ़ जम जाती है ऊपर और उसके नीचे जो है मछली जो है वो जिंदा रहती है, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में ए ओमीटर समांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बी ओमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सी ओमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों ही समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, डी ओमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसमें दो टर्म आपके आते हैं, ओमीटर एक वोल्टमीटर। ओमीटर का यूज क्या होता है और वोल्टमीटर का यूज क्या होता है पहले ये जानते हैं। ओमीटर जो होता है वो धारा को नापता है, परिपथ में जो परिपथ होती है जिसमें जोड़ा जाता है उसे धारा को नापती है, और वोल्टमीटर क्या करती है, ये वोल्टेज को नापती है, यानी कि बीच की जो विभवांतर होती है उसकी पता करती है कौन? वोल्टमीटर विभवांतर को पता करती है, यानी कि जिसे वोल्टेज कहा जाता है। अब देखो, अब ये ओमीटर जो होता है उसे परिपथ में सर्किट में उसे सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में इसे लगाया जाता है। और वोल्टमीटर को इसे पैरेलली लगाया जाता है, ठीक है, पैरेलली लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे तो पता चलता है सीरीज यानी कि श्रेणी और वोल्टमीटर यानी कि समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, एक अर्धचालक वो पदार्थ है जो ऑप्शन ए धारा प्रवाह एक दिशा में होने देता है किंतु विपरीत दिशा में नहीं, बी विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है, सी केवल एक प्रकार के वाहक को इसके द्वारा गुजरने देता है, डी विद्युत रोधी से कम चालकता रखता है। देखो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अर्धचालक की बात हो रहा है तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एन टाइप और एक होता है आपका पी टाइप का अर्धचालक होता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है अर्धचालक से, डोपिंग, एक वर्ड आता है डोपिंग,
ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो डोपिंग जो होता है अशुद्धियों को मिलाकर चालकता बढ़ाने की विधि को, देखो अब कोई भी अगर हम चालक पदार्थ बना रहे हैं उसमें अशुद्धियाँ मिलाएंगे ऊपर से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एल्युमिनियम वायर हुआ, इसमें और कुछ ऊपर से मिला दिया और इसकी जो चालकता है उसको बढ़ा दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे ही डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि चालकता पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाकर के उसकी चालकता को और बढ़ा देना। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ए एक्स किरणें की, बी गामा किरणें की, सी पराबैंगनी किरणें की, या डी अर्थ किरणें की। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी ये गामा किरणें हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, जब गामा किरणें की बात आती है तो अल्फा बीटा भी इनके साथ आ ही जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। देखो अभी एक क्वेश्चन आती है कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, ये गामा किरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है, उसके बाद बीटा किरण की होती है, उसके बाद जो होती है अल्फा किरण की होती है। अब देखो एक और क्वेश्चन आती है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, अल्फा बीटा और गामा तीनों में। तो देखो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो आपकी गामा किरण की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर जो होती है अल्फा की होती है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इधर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है कि चार्ज जो है किसके पास कितना होता है। तो जो गामा किरण होगी, आपके जो बीटा किरण होगी और जो अल्फा किरण होगी, तीनों का, तो इस पे जो है +2 चार्ज होता है अल्फा पे, और जो इस पे होता है -1 चार्ज होता है, लेकिन गामा पे जो होता है वो 0 चार्ज होता है। अब देखो गामा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि गामा किरण का यूज कहाँ होता है। तो गामा किरण की जो यूज होता है वो कैंसर के इलाज में होता है। किसके इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में होता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ए आधा रह जाएगा, बी दुगना हो जाएगा, सी 1/4 रह जाएगा, डी 1/16 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 1/16 गुना हो जाएगा। अब देखो प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध जो है फ्रेंड्स जो चालक होती है उसके पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रतिरोध होता है वो ताप के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वो आपके लंबाई के समानुपाती होते हैं, यानी कि जितना लंबाई बढ़ेगी उस आधार से आपका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स जो प्रतिरोध होता है वो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा प्रतिरोध जो है उतना ही अधिक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? ऑप्शन ए कूलम का नियम, बी फैराडे का नियम, सी जूल का नियम, या डी ओम का नियम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूलम का नियम। अब कूलम का नियम क्या कहता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कूलम का नियम जो होता है 2 चार्ज होता है, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक चार्ज ये हो गया Q1 और एक चार्ज इसको Q2 मान लेते हैं। अगर 2 चार्ज है, एक प्लस और एक प्लस, ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। तो इसकी जो फार्मूला आती है फ्रेंड्स वो होती है F, जो होती है F हमेशा प्लस वैल्यू में होती है, और जो इसकी ये हो गई कूलम कांस्टेंट, और जो Q1 और Q2 है मैं आपको फ्रेश यहाँ बता देता हूँ। F जो होती है, ठीक है, F जो इक्वल टू होती है वो क्या होती है, KE = Q1 × Q2 होती है, ठीक है, और अपॉन जो होता है R² होता है। और जो ये वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब जो KE की वैल्यू होती है, जो KE की वैल्यू होती है वो KE कितनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स 8.98 समथिंग × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ जो Q होती है वो Q क्या होता है, वो चार्ज होता है, ठीक है। और एक और चीज़ होता है जो R होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। किसके बीच का डिस्टेंस होता है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। अब फ्रेंड्स एक और टर्म आती है जो F होती है, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज का, ठीक है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज जितना पास में होंगे, जो इसके बीच का डिस्टेंस जितना ही कम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और चार्ज जितना ही दूर होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की वो कम होगी। और देखो फ्रेंड्स एक और टर्म आती है यहाँ छोटा सा, कि अगर फोर्स जो है, जैसे मैंने अभी बताया, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R² का, 1/D² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये कुछ टर्म थे जो कि आपके कूलम लॉ से रिलेटेड थे। 9 नंबर,
आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? ए. प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, बी. सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, सी. इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, या डी. उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं। देखो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। और आइंस्टाइन को यह तकरीबन 1921 या 22 में इन्हें नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो प्रकाश के विद्युत प्रभाव का व्याख्या में बताया था कि जो प्रकाश होते हैं वो छोटे छोटे कण के रूप में आते हैं और जिसे फोटोन कहा जाता है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था, इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1921 या 22 में इन्हें मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? ए. घट जाएगा, बी. बढ़ जाएगा, सी. पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या डी. अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा अपरिवर्तित? इसका मैं रीज़न आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जो टी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू जो होता है 2π√L/G होता है। और इसमें कहीं भी लड़की से रिलेटेड नहीं है किसी जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा, क्योंकि टी होता है फ्रेंड्स यहाँ आवर्तकाल होता है। पाई की वैल्यू तो आपको पता है, एल जो होता है इसकी लेंथ होती है, दोलन की जो लंबाई होती है वो होती है, और जी जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो फ्रेंड्स, अफकोर्स है कि इस लड़की के वजन से इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपरिवर्तित रहेगा। 11 कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? ए. मैग्नीशियम, बी. जिंक, सी. सोडियम, और डी. कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम का अयस्क है। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम की फार्मूला क्या होती है? Mg होती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम की अगर बात हुआ है तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? देखो, अभी एग्जामिनेशन LP एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछे जा रहे थे कि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होगी, तो एटॉमिक नंबर इसकी 12 होगी। और एक और क्वेश्चन मैग्नीशियम से रिलेटेड, एक किस ग्रुप की इसकी पोजीशन जो है आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है? तो ये सेकेंड ग्रुप में आती है। कहाँ होती है? सेकेंड ग्रुप में इनकी जो पोजीशन होती है। और जिसे सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्कलीन ग्रुप कहते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल इसे कहा जाता है। ठीक है, अल्कलीन अर्थ मेटल इसे कहा जाता है, जो सेकंड ग्रुप होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। A, B, C, D। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पीटवा लोहा। ठीक है, अब पीटवा लोहा में अगर हम कार्बन की प्रतिशतता की बात करते हैं तो वो कितना होती है? तो पीटवा लोहा में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है फ्रेंड वो 3 से 4% होती है। ढलवा लोहा की बात करें तो इसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 2.5% से 3% के आसपास होता है। अगर मृदु इस्पात की बात करें तो इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो 0.1 से लेकर के 0.3% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रतिष्ठा बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ए. सल्फर, बी. क्लोरीन, सी. फ्लोरीन, या डी. ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सल्फर। अगर सल्फर की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो सल्फर की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 16 होता है। अगर बात करें इसके केमिकल फार्मूला के लिए तो इसको केमिकल फार्मूला जो होता है एसेट होता है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में होती है? तो ये 16वें ग्रुप में होती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है? ए. फ्लोरीन, बी. क्लोरीन, सी. ब्रोमीन, डी. आयोडीन। तो देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ हैलोजन ग्रुप की बात होता है तो सबसे पहले मैं हैलोजन ग्रुप के बारे में जान लेता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर खुद दे दोगे, मुझे जहाँ तक विश्वास है। देखो फ्रेंड्स, अगर हैलोजन ग्रुप की बात करते हो तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो हैलोजन ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होती है, दूसरे में क्लोरीन होती है, तीसरे में ब्रोमीन होती है, और चौथे में आयोडीन होती है, और 5वें नंबर पर आपकी आती है AT, जिसे स्टार्टिटन कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिटन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी जो सिंबल क्या क्या होती है। तो फ्लोरीन की F होती है। ठीक है, फ्लोरीन की F होती है, क्लोरीन की आपकी Cl होती है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का I होता है, और स्टेटियन, देखो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्टेटियन का जो होता है AT होता है। अब देखो फ्रेंड्स, इसकी एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, और जो आयोडीन होता है उसकी 53 होती है, और जो स्टेटियम होती है उसकी 85 होती है। ठीक है, अगर एक सीरीज़ में मैं इसको लिख दूं कि सबसे पहले फ्लोरीन, फिर लिख दूं क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन, फिर लिख दूं मैं ब्रोमीन, फिर लिख दूं आयोडीन, फिर लिख दूं स्टेटियम, ठीक है स्टेटिनियम,
तो अगर नीचे की ओर आप बढ़ते जाओगे तो जो इसकी अभिक्रियाशीलता होगी वो कम होते जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है, फिर एस्टेटिसियन की होती है। यानी कि नीचे की ओर जो बढ़ती जाती है वो इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है, और ऊपर की ओर बढ़ोगे नीचे से ऊपर की ओर तो ग्रुप में तो इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो बढ़ती जाती है, यानी कि फ्लोरीन की जो अभिक्रियाशीलता है वो सबसे अधिक होती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑफकोर्स फ्लोरीन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि फ्लोरीन, अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड हैलोजन से कि इसमें कौन जो है वो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, कौन आपके गैस में होते हैं, कौन आपके लिक्विड में होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फ्लोरीन है फ्रेंड्स वो आपके गैस होता है, क्लोरीन जो है वो भी गैस होता है, ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। और आयोडीन जो है वो आपके फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट की होती है, ठीक है। और ये चारों के चारों जो एलिमेंट है, ये चारों ही नहीं, 80 जो एस्टेटिनियम है वो सभी को हमें मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते हैं। इसके रखने के लिए एक विधि होती है जिसके द्वारा इसको रखा जाता है। 15 निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? ए निकल, बी कोबाल्ट, सी जस्ता या डी तांबा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जस्ता। दोस्तों मैंने यहाँ 15 भी क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ दे दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, एसएससी सीजीएल और जीडी के लिए और बिहार पुलिस के खास करके लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एके इंडिया यूट्यूब चैनल को जाओ, नीचे रेड कलर का आइकन है वहाँ से फटाफट जाओ और जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना कि हमारे वीडियो को अपडेट आप सभी तक पहुँच जाए।